वेलकम स्टूडेंट्स। आप लोगों का ये फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर ही है। ठीक है, हम अभी शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 11th स्टैंडर्ड का। ये 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो हम लोग लेंगे वो रहेगा सेकेंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स। लिखने की कोई जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक में है ही है। तो ये दो जो चैप्टर हम लोग लेंगे अभी स्टार्टिंग में, जैसे 11th के एक्चुअल में 14 चैप्टर्स हैं, उसमें से करीब करीब हम लोग 10 to 11 चैप्टर्स लेंगे पर स्टेप वाइज, जैसे काम गिरेगा वैसे लेंगे। ये मैं बता रहा 10 to 11 चैप्टर उन लोगों के होंगे जो सिर्फ प्लेन बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, यानी जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देने वाले। तो जितने चैप्टर हमारे को 12th में काम आएंगे उतने चैप्टर हम लोग स्टेप वाइज 11th के ले लेंगे। पर जो लोग कॉम्पिटिटिव देने वाले हैं उनके पूरे 14 के 14 चैप्टर्स होंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम 11th का शुरू करने वाले हैं। तो 11th का आप लोगों को टेक्स्ट बुक खरीदना है और टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ना है। जैसे 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक यूज कर रहे थे, वैसे ही अभी सभी सब्जेक्ट की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। तो हम 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ने वाले हैं। जो भी 14 में से 10 11 चैप्टर हम लोग करेंगे स्टार्टिंग में, वो सब हम इसमें से ही पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक में से। तो आप लोगों ने नोट्स बनाना है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज थोड़ी टफ है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा या कोई डेफिनेशन बता रहा वैसे वैसे आप लोगों ने साथ में नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, फिर बीच बीच में कुछ मैं बोलूंगा कि ये आपको होमवर्क है, तो आपने क्या करना है, आप नोट्स बना रहे हैं वहां वो आप सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो खींचना है उसका, और वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने होमवर्क सेंड कर देना। आप लोगों का नाम मेरे इसमें सेव भी है तो वो मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स 11th की आप लोगों ने बनाना है। 11th का हम लोग टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ेंगे। जब हम 12th का शुरू करेंगे तो उसकी आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगी। 12th का टेक्स्ट बुक अभी लेना नहीं है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, मे बी शायद करेक्शन होके आए। तो अभी सिर्फ 11th का टेक्स्ट बुक लो, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसमें से 11th की टेक्स्ट बुक में से अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं चाहूंगा कि आप लोग जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊं वैसे वैसे आप लोगों ने नोट्स बना लेना है, अपने रफ नोट्स बनाना है। 11th का जैसे एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे भी लिख लेंगे चलेगा, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। 11th के जो 10-11 चैप्टर हम लोग लेंगे वो वैसे के वैसे हमको 12th स्टैंडर्ड में भी काम आने वाले हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 11th में भी है 12th में भी है। इलेक्ट्रिक करंट है, 11th में भी है 12th में भी है। सेमीकंडक्टर है, 11th में भी है 12th में भी है। मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, 11th में भी है 12th में भी है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे 11th में जैसे है वैसे ही आगे 12th में कंटिन्यू होने वाले हैं। तो 11th रेस्ट ईयर की तरह ट्रीट नहीं करना है। 11th के भी जो चैप्टर हम लोग लेंगे वो अच्छे से पढ़ना है। कॉम्पिटिटिव वालों को तो पूरा अच्छे से ही पढ़ना है, प्रॉब्लम ही नहीं है। पर जिनको सिर्फ स्टेट बोर्ड देना है कि भाई हमको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना है, तो भी आप लोगों को ये पढ़ने पड़ेंगे। अब हम जो दो पहले चैप्टर लेने वाले हैं, तो ये पहला लेंगे हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, बाद में लेंगे मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स लेंगे। ये भी चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर का यूज हर चैप्टर में आएगा। यानी सिर्फ प्लेन बोर्ड की बात करें तो 14 चैप्टर हमारे 11th के हैं और 12th के टोटल है 16 चैप्टर्स। तो ये हो गए हमारे 30 चैप्टर्स पूरे। कॉम्पिटिटिव में इससे ज्यादा होंगे क्योंकि और भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हम लोगों को। पर जितने भी, ये दो छोड़ो, ठीक है, ये दो जब हम पढ़ेंगे तो समझो बचे 28 चैप्टर्स। तो इन दोनों का यूज हर चैप्टर में आएगा। तो याद रखना ये दो हमारे बेसिक चैप्टर्स है, ये आप लोगों को भूलने ही नहीं है। ये 2 साल हमको काम आने वाले हैं। तो ये दो चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो अब हम शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट और उसके बाद हम लेंगे मैथमेटिकल मेथड्स। उसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर लेना है 11th का। पर पहले हम लेंगे फर्स्ट, और ये यहां हम यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहां हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसी में हम लेंगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स।
तो जिनका मैथ्स नहीं है, मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देना है, नीट देना है, उन्होंने मैथ्स ड्रॉप कर दिया होगा, तो मैथमेटिकल मेथड्स के बाद जो मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा उतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको फिजिक्स में मैथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो ये दो चैप्टर हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर बचे हुए सभी चैप्टर्स में हमारे काम आएंगे। कैसे काम आएंगे वो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वो मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेटा खुद के नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है। और देखो कोई डिफिकल्टी रहे तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में मेरे को कॉल कर सकते या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते कि सर ये डिफिकल्टी है, कब कॉल करना है करके, ठीक है। तो वो डिफिकल्टीज मैं सॉल्व करूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। देखते अगर कोई डिफिकल्टी रही तो बीच में फिर एक आधा सेशन हम लोग जूम पे भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। देख लो एक बार आगे चल रहे, फिर से बोल रहा 11th का आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, तो 11th की टेक्स्ट बुक लो और जहां तक हो सके नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में लेंगे जब हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो जाएगा। तो समझो अभी जून लग जाएगा दोनों चैप्टर खत्म होने में, मे भी शायद जुलाई या अगस्त में क्लासेस को अगर परमिशन आ गई तो मैं आप लोगों को लॉगरिदम पढ़ाऊंगा। सबसे पहले लॉगरिदम, जब क्लास में आएंगे आप लोग, मैं आप लोगों को लॉगरिदम पढ़ाऊंगा। लॉग बुक करके एक टेबल मिलता हम लोगों को, एग्जाम में भी अवेलेबल रहता, वो एग्जाम में भी आप लोगों को मिलेगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर वो लॉग बुक सॉल्व करना आया तो ही फिर हम एक्सरसाइज पीछे की सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी फिलहाल हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की सिर्फ थ्योरी लेंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में लेंगे जब हमारा लॉगरिदम वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉगरिदम वाला पोर्शन हम क्लास में ही लेने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो जून हो गया, जून में ये दोनों चैप्टर की थ्योरी हो जाएगी, जुलाई में मे भी अगर परमिशन नहीं भी रही तो हम देखेंगे 3-3 4-4 बच्चों को बुला के वो लॉगरिदम का जस्ट बेसिक समझा दूंगा ताकि वो आप लॉग न्यूमेरिकल में यूज कर पाए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े हार्ड रहेंगे, मैन्युअली नहीं कर सकते। तो लॉग टेबल या लॉग बुक अवेलेबल है मार्केट में और आपको बोर्ड की फाइनल एग्जाम में भी वो लॉग बुक मिलती है एग्जाम में, ठीक है। आपको नहीं ले जानी है, वहीं से वो बोर्ड वाले प्रोवाइड करेंगे, आप वो लॉग टेबल का यूज करके वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो हम न्यूमेरिकल्स उसके बाद लेंगे। तो अभी हम दो चैप्टर लेने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसके बाद मैथमेटिकल मेथड्स। ये समझो जून में हमारे खत्म होंगे। जुलाई में क्या कंडीशन रहती उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम कैसे आगे शुरू करेंगे, फिर कौन सा चैप्टर लेंगे। तो लॉग कैसे पढ़ाना है फिर वो मैं टाइम पे देखूंगा, ठीक है। लॉग सामने ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो लॉग बुक यूज करना आना चाहिए कि नंबर्स कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कौन सा रूल लगा रहे हैं, तो वो सब मैं सामने पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब ये चैप्टर बेसिक ही है, समझो मेजरमेंट। मेजरमेंट का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम सुबह से लेके रात को सोने तक कुछ ना कुछ मेजर करते हैं, ठीक है। सुबह उठे क्या देखेंगे, टाइम, भाई 6 बज गए उठ जाओ या 7 बजे उठ जाओ। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो 8 बजे 9 बजे बस आराम है, 9-10 क्या कोई टाइम नहीं है। तो हम वहां क्या मेजर करते, टाइम, ठीक है। डे टू डे लाइफ में हम क्या मेजर कर रहे देखना, क्या मेजर किया हमने, सुबह उठे टाइम मेजर किया। मेजरमेंट के बारे में सीख रहे हैं, यूनिट्स बाद में देखेंगे। मेजरमेंट डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुबह उठे टाइम देना कि हाँ 6 बजे उठे या 7 बजे या 9 बजे, या घर पे बोले यार लॉकडाउन में तो है कहीं जाना नहीं है, स्कूल वगैरह सब बंद है, उठेंगे 10 बजे, जो भी है। टाइम देखा, घर वालों बोला अरे उठ 10 बज गए अब तो उठ जा, यानी क्या मेजर किया घर वालों ने, टाइम। हम उठे शायद ब्रश करेंगे, ठीक है, तो हम उस पर पेस्ट लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसका एक क्वांटिटी फिक्स है, ऐसा नहीं कि पूरा पेस्ट दबा दिए उस पे और ये इतना सारा पेस्ट ले लिए, नहीं, वहां पे हम गिन रहे मास। एक्यूरेट जरूरत नहीं है पर एक अंदाजे से हम लोग मास गिन लेते, ठीक है। घर वाले हमारे लिए चाय बना रहे सपोज, तो चाय में हम गिनेंगे दूध, 2 कप दूध या 1 कप दूध जो भी लेना है, तो वहां हम दूध का क्या गिन रहे हैं, वॉल्यूम। दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, अब शक्कर डालेंगे। अब घर वाले कोई मेजर नहीं करते, तराजू नहीं रहता उनके पास कि हाँ 50 ग्राम शक्कर डालनी है, 10 ग्राम चाय पत्ती डालो, हाँ अब मिलाओ, अब हमारी चाय बनेगी, ऐसा नहीं।
वो अंदाजा आ गया आपके, जैसे मम्मी है तो उनको इतने साल से काम कर रहे हैं तो उनको एक अंदाजा है कि अगर आपको चाय बनानी है 2 कप तो कितना शक्कर लगेगी, कितना दूध, कितना पानी और कितनी चाय पत्ती, अदरक, वो सब उनको एक अंदाज है। तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं पर अंदाजे से काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेड लिए समझो, उसमें हम बटर लगा रहे हैं, तो बटर कितना लगाना है, हमको ज्यादा चाहिए, हमको कम चाहिए, फिर से हम क्या मेजर कर रहे हैं, मास। गाड़ी लेके समझो कहीं बाहर निकले, हम पेट्रोल भरा रहे हैं तो पेट्रोल में भी हम क्या गिनते, वॉल्यूम गिनते। समझ में आया ना। घर में मान लो खाना बन रहा, खाना बनाते समय दाल कितना लेना है, आटा कितना लेना है, उसमें नमक कितना डालना है, वो सब मेजरमेंट ही है, वो सब मेजरमेंट है। तो ये डे टू डे लाइफ में हम बेसिकली मेजर करते हैं टाइम, मास, वॉल्यूम। कपड़ा खरीदने गए तो कपड़े की लेंथ गिन रहे, भाई 5 मीटर कपड़ा दो, तो वो स्केल से गिन के हमको 5 मीटर कपड़ा दे देगा, यानी हम क्या गिनेंगे वहां पे, लेंथ। बुखार आया है नहीं आया, ठीक है, अभी ये टाइम पे बुखार का नाम ही मत लो, तो बुखार थर्मामीटर से गिन रहे, तो हम क्या गिन रहे हैं वहां पे, टेम्परेचर, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में हम चीजें मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, मास मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ये ठीक है, टेम्परेचर छोड़ दो, पेट्रोल गिनते समय वॉल्यूम, बाकी सब चीजें हम अंदाजे से काम चला लेते हैं। अगर मान लो आप लोगों ने 10th में ओम्स लॉ परफॉर्म किया होगा, मे बी अगर लॉकडाउन के पहले हुआ होगा वो एक्सपेरिमेंट, तो उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। वहां आपने क्या गिना था, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, आपने गिना था करंट आई, आपने गिना था रेजिस्टेंस, ये आपने लैब में गिना, ये आपने घर में गिना। तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, जो भी आपको याद है, डेंसिटी, वॉल्यूम, सब चीजें अपन मेजर करते हैं। कुछ चीजें अंदाजे से काम चल जाता और कुछ चीजें एक्यूरेट गिनना जरूरी है। जैसे आप समझो धनिया ले रहे हैं, मराठी में सांभर बोलेंगे उसको, सांभर ले रहे हैं, उसको बोला 10 रुपए का दे दो, तो ऐसे गट्ठी में से निकाल के आपको 10 रुपए का अंदाजे से दे देता। सोनार की दुकान पे जाओ, भैया 1 तोला सोना दो, 1 तोला मतलब 10 ग्राम्स, ठीक है, 10 ग्राम सोना दो, तो ऐसे नहीं टुकड़ा तोड़ के दे देगा, ले जाओ ना, ज्यादा कम नहीं, वो महंगा है। तो देखो वो कांच के कंटेनर में जो तराजू रहता ताकि हवा भी नहीं लगे, उसमें वो सोने का वजन मेजर करते हैं एक्यूरेटली, और पॉइंट तक गिनेंगे, आखिरी 3 डिजिट के पॉइंट तक, ताकि जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट गिने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो कुछ जगह मेजरमेंट का काम अंदाजे से चल जाता है, जैसे घर में है, सब्जी बना रहे, खाना बना रहे, चपाती बना रहे, चाय बना रहे, कॉफी बना रहे, अंदाजे से काम चल जाएगा। बट कुछ मेजरमेंट ऐसे हैं जहां अंदाजे से काम नहीं चलेगा, एक्यूरेट मेजरमेंट होना जरूरी है। आप नट और बोल्ट बना रहे, देखो ये है बोल्ट और नट, ये ऐसी अरेंजमेंट रहती है, देखो आप उसको उसमें घुमा के टाइट कर सकते हैं, आप वो अरेंजमेंट बना रहे हैं। अगर एक की भी साइज बड़ी छोटी हो गई तो वो उसमें फिट नहीं होंगे, वहां एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है। सोना लेने जा रहे हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सब्जी जैसे नहीं कि तराजू में भैया एक आलू तो ज्यादा डालो, फिर वो एक आलू डालता, तराजू इधर जाता, तब हम लेते। सोने में ऐसा नहीं है, सोने में एक्यूरेट है, भाई अपने को 10 ग्राम चाहिए तो 10.000 बराबर उतना ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत चीजें मेजर करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल मैंने बता दिया आप लोगों को। कंटिन्यूअसली मेजर करना शुरू रहता, दिन भर बाल कटाने गए, भैया इतने बाल काटना, नहीं तो ऐसे भैया काट दो, फिर वो इतने बारी बारी कर देगा, चलेगा क्या है, नहीं। तो हम वहां पे भी मेजरमेंट लेते कि भाई हाँ इतने इतने कम कर दो, तो यहाँ से ऐसे कट करो, वहां से वैसे कट करो, हम मेजरमेंट बता रहे थे, फिर अंदाजे से काम चल जाता। एक्यूरेट मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है। और जब आप नट बोल्ट बना रहे हैं या कोई कॉस्टली चीज खरीदने जा रहे हैं या लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है। घर में हम एक्यूरेट मेजरमेंट यूज नहीं करते। तो जो भी क्वांटिटीज हम मेजर कर रहे हैं उनको एक नाम दिया है, दे आर कॉल्ड, कौन सी क्वांटिटीज बोलते हैं उनको, फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी चीजें हम डे टू डे लाइफ में मेजर कर रहे हैं, लैब में बोलो या घर में बोलो, दे आर कॉल्ड, कौन सी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन सुनना। अच्छा, ये तो एक्सपेरिमेंट ही था जो हमने लैब में परफॉर्म किया, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया होगा, ओम्स लॉ। तो वहां पोटेंशियल गिन रहे, करंट गिन रहे, रेजिस्टेंस गिन रहे,
ये आप लोगों ने किया होगा मे बी, अगर लॉकडाउन के पहले अगर हुआ होगा मे बी, या बीच में स्कूल शुरू हुई थी तब आपने शायद ओम्स लॉ परफॉर्म करके बताया होगा टीचर ने, या आप लोगों ने देखा होगा आपकी प्रैक्टिकल बुक में है, या आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में ओम्स लॉ था करंट वाले चैप्टर में। तो ये 3 चीजें मेजर कर रहे हैं। घर में भी अब चाय बना रहे हैं, वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, अंदाजे से सब चीजें डालना पड़ेगा, पर एक अंदाजे से काम कर रहे हैं, मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं भी हुआ तो चल जाएगा। एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया तो क्या होगा, चाय खराब बनेगी, कभी शक्कर ज्यादा, कभी चाय पत्ती ज्यादा, कभी कुछ ज्यादा या कुछ कम, पानी ज्यादा हो गया, दूध कम हो गया, चलते रहता है, पर वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जो घर में कर रहे हैं वो भी एक्सपेरिमेंट है, लैब में जो कर रहे हैं वो भी एक्सपेरिमेंट है। चाय बना रहे हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंट, कॉफी बना रहे हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंट, खाना बना रहे हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंट, अच्छा भी हो सकता, खराब भी हो सकता, कभी चाय पत्ती ज्यादा हो गई, चाय कड़वी हो जाएगी, शक्कर ज्यादा हो गई, चाय मीठी हो जाएगी, शक्कर कम हो गई, चाय फीकी हो जाएगी, बट इट इज एन एक्सपेरिमेंट, हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज which we measure, the quantities which we measure while performing an experiment, चाहे वो एक्सपेरिमेंट घर में हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंट लैब में हो। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय जो क्वांटिटीज हम गिनेंगे उनको बोलते फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल किसी ने पूछा तो बहुत सारे देखो, कहा गया लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, एरिया, जैसे प्लॉट खरीद रहे तो क्या गिनते हैं, एरिया, ठीक है, पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस, फोर्स, आप किसी चीज को धक्का मार रहे हैं, फोर्स गिनेंगे, फोर्स गिनेंगे तो गिन रहे एक्सपेरिमेंट में कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट गिन रहे हैं, एक्सीलरेशन गिन रहे हैं, वेलोसिटी गिन रहे हैं, ये सब कौन सी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज। लिख ले, प्रेशर, फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर का नॉब रहता है, कितना प्रेशर है, टायर में कितना प्रेशर है गिनते हैं हम लोग, हवा भराने गए तो प्रेशर गिनता पहले 30 है तो पीछे वाले चक्के में 40 psi चाहिए, तो उतनी हवा भरेगा वो एक्स्ट्रा, तो हम गिन रहे हैं प्रेशर, ठीक है। पावर, गाड़ी का पावर सीसी में, ठीक है, पावर कितने पावरफुल गाड़ी है, कितने सीसी की गाड़ी है, पावर डिफाइन होगा उससे। फिर उसके बाद समझो एनर्जी, वर्क, फोर्स, जो भी क्वांटिटी आप लोगों को याद है वो यहां लिख सकते हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड सो ऑन। बचपन से जो भी क्वांटिटीज पढ़े हैं सब यहां डाल दो, तो वो सब है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। घर में भी हम मेजर कर रहे हैं बहुत सारी क्वांटिटीज, लैब में भी हम बहुत सारी क्वांटिटीज मेजर कर रहे हैं, या हम बाहर जा रहे हैं गाड़ी पे तो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, वॉल्यूम गिन रहे हैं, गाड़ी का पावर है गिन सकते हैं, प्रेशर टायर में गिन रहे, कितनी एनर्जी यूज हो रही, पेट्रोल यूज कर रहे हैं मतलब हम लोग एनर्जी यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी, गाड़ी चली तो कितना वर्क हुआ, कितना फोर्स लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये तो ठीक है, हम लोग जनरली मेजर नहीं करते फोर्स कितना लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मशीन वगैरह रहते तो वो फोर्स वगैरह यूज करते हैं वहां, ठीक है। तो फिर से एक बार, फिजिकल क्वांटिटी ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, तो ये लिख लेना बेटा ना, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी बचपन से अभी तक 7th 8th से 6th 7th 8th से आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी चालू हो गया था, वहां से 10th स्टैंडर्ड तक आपको जो भी क्वांटिटी याद है वो यहां लिख सकते हैं। सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज व्हिच वी मेजर व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते समय कोई क्वांटिटी गिनेंगे, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे न्यूटन का सबको पता है, एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल उनके सर पे गिरा तो उन्होंने ग्रेविटेशन का रूल दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उन्होंने क्या गिना होगा, एप्पल जो गिरा उसका मास गिना होगा, एप्पल कितने स्पीड से आया या कितने एक्सेलरेशन से आया तो उन्होंने एक्सेलरेशन गिना होगा, कितने टाइम में गिरा तो उन्होंने टाइम गिना होगा। तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया कि एप्पल पेड़ से गिरा तो कितने टाइम में गिरा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट हुआ था अर्थ के, वो सब उन्होंने मेजर किया, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट। हम लैब में क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट। घर में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे, चाय बना रहे, वो भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, कुछ ना कुछ मेजर कर रहे हैं हम लोग दिन भर में, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार, फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज व्हिच वी मेजर व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। जो क्वांटिटीज हम मेजर करेंगे व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लो, देखो एक बार फिर से बोलता हूं, और एग्जांपल 4-5 डालने की जरूरत नहीं, जो भी क्वांटिटी याद है दे आर फिजिकल क्वांटिटीज जो हम मेजर कर रहे हैं। What are physical quantities? The quantities which
we measure while performing an experiment. The quantities which we measure while performing an experiment are called physical quantities. The quantities which we measure while performing an experiment are called physical quantities. ठीक है, एग्जांपल कुछ भी डाल दो अपने पास, जो भी डालना होंगे, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं। फिर आगे चलते सेकंड डेफिनेशन, ये नोट डाउन करो पहले, फिर देखते हैं आगे। चलो आगे चलो बेटा। अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं हो तो देखना, कभी कभी कैसा होता, नेट अगर प्रॉपर नहीं चल रहा होगा, नेट का जो स्पीड है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो वो अपने आप लो क्वालिटी सिलेक्ट कर लेगा। तो आप लोग जब देख रहे हैं वीडियो, तो ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे देखना 3 डॉट दिखेंगे। ये आप लोगों को बताना बेकार है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। तो इन 3 डॉट पे आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे क्वालिटी बताएगा, 144p, 360p, 480p, सबसे बेस्ट 720p रहेगा जिसमें ये रिकॉर्ड किया है, उस पे करेंगे तो क्लियर दिखेगा। या आपको कम डेटा में भी चलाना है तो 480p में भी चला सकते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एकदम ब्लर दिख रहा होगा तो वो रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आप लोग देखो, अगर कहीं नेट जैसे स्पीड कम होगी तो वो अपने आप से, या फास्ट नहीं होगा तो अपने आप से लो क्वालिटी 144p वगैरह ऐसे सिलेक्ट कर लेगा। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीडियो चल रहा है, यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे आपको। 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां लिखा हुआ आएगा क्वालिटी। क्वालिटी पे क्लिक करके ऑटो हटा के आपको जो क्वालिटी लगे, तो जनरली 480 पे रखेंगे तो भी क्लियरिटी रहती, पर 720 पे रखेंगे तो एकदम बेस्ट दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वो क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अभी तो ब्लर दिखेगा तो आप बोलेंगे इसमें ब्लर है करके, तो क्लियर दिखेगा नहीं, वो थोड़ा सा क्वालिटी एडजस्ट कर लेना। देखो आगे चल रहे हैं। हाँ, अब ये फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता। द क्वांटिटीज व्हिच वी मेजर while performing an experiment are called physical quantities. They are called physical quantities. ठीक है, ये समझ में आया इतना? आगे चलते हैं सेकेंड डेफिनेशन। अब हम लेंगे यूनिट्स की डेफिनेशन। देखो, ठीक है, अब सुनना। जैसे अब घर वाले आपको घर पे है तो कुछ ना कुछ काम बोल देते होंगे, या ये भी नहीं भी बोलते होंगे, आप लोगों को शुगर लेने ले जाए घर वालों। आप दुकान में गए और आपने बोला कि भैया 5 लीटर शुगर दे दो। 5 लीटर चलेगा क्या? शुगर का भी गिनते, लीटर में नहीं गिनते, आपको वहां बोलना पड़ेगा 5 kg शुगर दे दो। तो हम यहाँ शुगर लेने गए, मतलब हम क्या गिनने वाले हैं बेटा? मास। तो मास को गिनने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स है जिसको हम लोग बोलते केजी, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसका यूनिट हटा दे, बोलेंगे क्या? यूनिट। तो ये केजी यूनिट है मास गिनने का। आप लीटर में मास नहीं गिन रहे हो, ध्यान रखना, समझ में आ रहे? अच्छा, कपड़ा लेने गए, सब जो कपड़ा है, यूनिफॉर्म सिलानी है, कपड़ा लेने गए, दुकान में गए, बोला भैया 10 kg कपड़ा दे दो। चलेगा क्या? नहीं, रॉन्ग है। आपको बोलना पड़ेगा 10 मीटर कपड़ा दो। लेंथ काय में गिनते? मीटर में। तो ये है, गिन रहे हम लोग लेंथ, और उसका स्टैंडर्ड है मीटर, और उसी स्टैंडर्ड को हम बोल रहे हैं यूनिट। उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, जैसे मास का यूनिट है केजी, लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड बोलो या मिनट बोलो या आवर्स बोलो, फिर उसके बाद टेम्परेचर का है डिग्री सेल्सियस बोल सकते, केल्विन बोल सकते, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, प्रेशर का पास्कल है साइंटिस्ट के नाम पे, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है। आप दुकान में जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया 10 किलो कपड़ा दो, तो उनके पास कोई तराजू नहीं रहता, उनके पास स्केल रहती, वो स्केल से आपको 10 मीटर कपड़ा गिन के दे सकते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर, तो हम जब लेंथ गिनते तो काय में गिनते? मीटर में। जब मास गिनते तो काय में गिनते? केजी में। तो हर इसका एक स्टैंडर्ड फिक्स है, ठीक है, समझ रहे हैं यूनिट की डेफिनेशन। तो जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट है, ठीक है, तो उसकी यूनिट की डेफिनेशन लिखते हैं। समझ में आया नहीं?
आप पेट्रोल लेने गए, आप ऐसा नहीं बोल सकते पेट्रोल वाले को कि 2 मीटर पेट्रोल दे दो, नहीं, आप वहां बोलेंगे 2 लीटर पेट्रोल दे दो। तो ये लीटर यूनिट है वॉल्यूम का। हम जैसे दूध गिनते हैं ना लीटर में, वैसे पेट्रोल गिन रहे हैं लीटर में, तो इट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम बोल रहे हैं तो लीटर में है वहां पे, वहां मीटर वर्ड यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड है जिसको हम मेजर करने के लिए यूज करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट की डेफिनेशन सुनना, यूनिट is the standard used for measuring a physical quantity। ठीक है, देखो ये हुई डेफिनेशन यूनिट की। तो पहले फिर से बताया था फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या थी, द क्वांटिटीज व्हिच वी मेजर while performing an experiment are called physical quantity। अब ठीक है, अब लेंथ गिन रहे तो लेंथ 10 है, उसके आगे यूनिट देना जरूरी है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फिक्स है उसको गिनने के लिए। तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड used for measuring a physical quantity। unit is a standard used for measuring a physical quantity। एग्जांपल देखना, सपोज एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है जिसका मास है सपोज 10 kg। इसका मतलब क्या निकालेंगे, बॉक्स का मास है 10 kg, इसका मतलब क्या निकालेंगे कि ये जो गिवन मास है इट इज 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड 1 kg। तो ये मास गिनने का स्टैंडर्ड है केजी, तो 1 kg 1 kg 1 kg 10 टाइम्स लेंगे तो इस बॉक्स के जितना मास हो जाता। तो 10 kg इंडिकेट्स दैट द गिवन मास इज 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड 1 kg। 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड 1 kg। मान लो 10 kg शुगर लेने गए पर उसके पास 10 kg का वेट ही नहीं है, 1 kg का है, तो वो क्या करेगा बेटा, 1 kg शुगर गिनेगा आपको दे देगा, फिर 1 kg गिनेगा आपको दे देगा, फिर 1 kg गिनेगा आपको दे देगा, कितने टाइम्स गिनेगा, 10 टाइम्स, हो गया 10 kg। तो याद रखो ये है एक नंबर। फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप मेंशन करेंगे तो उसमें आएगा एक नंबर और एक आएगा स्टैंडर्ड यानी यूनिट। ठीक है, देखो और भी एग्जांपल बताते हैं। आप कपड़ा लेने गए, ठीक है, कपड़े वाले के पास देखो, अब ये ऐसी स्केल नहीं रहती पर स्केल रहती उनके पास, लकड़ी की बोलो या मेटल की बोलो, पर वो 1 मीटर की स्केल रहती। आपको चाहिए 5 मीटर कपड़ा, आपको जो कपड़ा चाहिए वो चाहिए 5 मीटर। अब उनके पास 5 मीटर की स्केल नहीं है, उनके पास 1 मीटर की है, तो वो क्या करेंगे, 5 बार वो 1 मीटर की स्केल का यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 मीटर कपड़ा। यानी एक बार करेंगे तो 1 मीटर हो गया, फिर कपड़ा आगे सरका देंगे, फिर एक बार और गिनेंगे, फिर आगे सरका देंगे, ऐसे 5 बार गिनेंगे तो आगे आगे सरकाते जाएंगे। तो एक बार जब स्केल यूज कर रहे हैं वो लोग, उनके पास वाली ये नहीं, ये तो 30 सेंटीमीटर वाली स्केल है, वहां 1 मीटर वाली स्केल रहती, तो उसको वो कितनी बार यूज करेंगे, 5 बार। तो देखो फिर से सुनना, यहाँ पे हमने लिखा है 5 मीटर, लेंथ ऑफ द रॉड बोल दो या तो कपड़ा बोलने की जगह, लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर। इसका मतलब द गिवन लेंथ इज 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड 1 मीटर, यानी 1 मीटर को 5 बार लेंगे तो इतना मिलता है। समझ में आ रहा है? देखो तो यूनिट और उसका एक ये एग्जांपल लिखो या ये एग्जांपल फिर से लिखो। देखो एग्जांपल में क्या लिखेंगे, द गिवन मास 10 kg जो लिखा है ना, मास ऑफ द बॉक्स इज 10 kg। इट इंडिकेट्स दैट, उस पे से हमको क्या समझना है कि जो गिवन मास है वो 10 टाइम्स है द स्टैंडर्ड 1 kg। तो मास गिनने का जो स्टैंडर्ड है kg यानी 1 kg, उसको अगर आप 10 टाइम्स लेंगे तो ये मास आपको मिल जाएगा। ये लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर। It indicates that the given length is 5 times the standard 1 meter। 1 मीटर को अगर आप 5 बार लेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी। देखिए समझ में आ रहा है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जब लिखना है तो उसमें रहेगा एक नंबर और एक यूनिट। ये है यूनिट और ये है वो नंबर। नंबर क्या बताएगा, जैसे यहाँ लिखा है यूनिट, ये तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स स्टैंडर्ड है, उसी को हम बोल रहे हैं यूनिट। लेंथ गिनने का स्टैंडर्ड मीटर, टाइम गिनने का सेकंड, मास गिनने का केजी, टेम्परेचर गिनने का डिग्री सेल्सियस या केल्विन,
तो वो स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है। कोई एक एग्जांपल, ये यूनिट की डेफिनेशन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो देयर शुड बी अ नंबर एंड अ यूनिट, नंबर एंड अ यूनिट। तो मास ऑफ द बॉक्स इज 10 kg. It indicates that the given mass is 10 times the standard 1 kg. The given length is 5 times the standard 1 meter. समझ में आ रहा है? देख लो, आगे चलते हैं। ये नोट डाउन करो बेटा, दोनों डेफिनेशन, और नीचे एग्जांपल लिखना कोई भी एक। बेटा ये नोट डाउन किया आप लोगों ने, ठीक है। वीडियो पॉज करो, दोनों डेफिनेशन अच्छे से नोट करो, और जो एग्जांपल बताया वो भी नोट करो, ठीक है। So what is a physical quantity? The quantity which we measure while performing an experiment. हम जो experiment perform करते समय जो quantities measure करेंगे, they are called physical quantities. हो गया? Now, physical quantities गिनेंगे, तो जब भी कोई quantity गिनेंगे, जैसे 5 मीटर, 10 kg, टेम्परेचर 100 केल्विन, तो एक नंबर आएगा और एक यूनिट आएगा। So what is a unit? नंबर और यूनिट। यूनिट इज द स्टैंडर्ड, एक फिक्स स्टैंडर्ड है हर चीज गिनने का। जैसे मास का केजी है, ग्राम में भी गिन सकते हैं आप लोग, टाइम का सेकंड में गिन सकते, आवर्स में गिन सकते, मिनट में गिन सकते, ईयर्स में गिन सकते, उसके बाद आप लोग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिन सकते, केल्विन में गिन सकते हैं। तो हर चीज गिनने का एक स्टैंडर्ड है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट इज द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी एक एग्जांपल लिखना, ठीक है। आगे चल रहे हैं। तो जैसे ये बताया था, मास ऑफ द बॉक्स इज 10 kg। किसी बॉक्स का मास है 10 kg, इसका मतलब क्या, वो स्टैंडर्ड 1 kg से कितने टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स। तो 10 into 1 kg 10 kg, बस वही हमको बोलना था। अब देखो, जो सिस्टम्स आए वो मेनली ब्रिटिशर्स लाए थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। जैसे सबसे स्टार्टिंग में गहू दे दिए, किसी के पास ज्यादा है तो चावल ले लिए, या दाल ले लिए, या गहू देके और कुछ चीज ले लिए, तो बार्टर सिस्टम चलता था। फिर सोने चांदी के सिक्कों से ट्रेड होने लग गया, या कॉपर के कॉइन से ट्रेड होने लग गया। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो पर्टिकुलर एक सिस्टम लाए गिनने की। तो सबसे पहले जो सिस्टम थी, नीचे FPS, समझना, ये है लेंथ गिनने के लिए, ये है मास, और ये है टाइम। तो फुट, अभी भी स्क्वायर फीट एरिया जब गिनते ना, स्क्वायर फीट में गिनते, तो वहां पे जैसे ये प्लॉट है, समझो आपका घर जहां बना हुआ है प्लॉट है, तो इधर है 10 फीट और इधर है 10 फीट, तो 10 into 10 यानी 100 स्क्वायर फीट, स्क्वायर करके ना, जैसे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, वैसे स्क्वायर फीट। तो घर में पूछेंगे आप कि हमारा घर का एरिया क्या है, तो वो स्क्वायर फीट में ही बताएंगे। अभी भी प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट में ही गिनते हैं, यानी लेंथ फीट में ही गिनते वहां पे, ठीक है। पूछ के देखना घर पे, ये अपने घर का एरिया कितना है, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, तो ऐसा होगा। समझो ये है 20 फीट का, यहां से यहां तक लेंथ। अच्छा, ये जो स्केल है हमारी 30 सेंटीमीटर की स्केल, इसको हिंदी में फुट पट्टी बोलते हैं। जो बड़ी स्केल है 30 सेंटीमीटर वाली, इसको फुट पट्टी, फुट पट्टी बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि ये 1 फुट की है, ये 1 फुट होता, ठीक है। ये 1 फुट है, 30 सेंटीमीटर की जो स्केल है हमारी, वो 1 फुट की है, तो उसको फुट पट्टी बोलते थे हिंदी में, फुट पट्टी, यानी 1 फुट की पट्टी, स्केल, ठीक है। तो ये 20 फुट, और ये है समझो 10 फुट या 100 फुट, जो भी होगा। तो इन दोनों को एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 20, और ये 2 जीरो लगा दिए, स्क्वायर फीट, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो यहाँ फीट स्क्वायर, स्क्वायर फीट बोलो या फीट स्क्वायर, ठीक है। तो आप घर का एरिया पूछेंगे तो घर वाले ऐसे बचाएंगे, 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट, ये 2000 स्क्वायर फीट हो गया, तो ऐसे वो एरिया निकालते हैं। तो अभी भी लेंथ गिनते फुट में, पाउंड मास का, और टाइम के लिए सेकंड। बच्चा जब पैदा होता तो अभी भी मास केजी में बताने की जगह जनरली पाउंड में ही बताते हैं। 6 पाउंड का बच्चा हुआ है, 8 पाउंड का बच्चा हुआ है, तो वो मास वैसे ही गिनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे ब्रिटिशर्स, लेंथ गिनने के लिए तब यूज होता था फुट का, मास गिनने के लिए पाउंड, और टाइम के लिए सेकंड यूज होता था, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा, सिस्टम लिखने के लिए कॉलेज में आ सकता हो, पर सिस्टम याद रखना।
जैसे यूनिट बता रहा, लेंथ गिनने के लिए पहले ये यूनिट यूज होता था, यूनिट, मास गिनने के लिए ये यूनिट यूज होता था, और टाइम गिनने के लिए सेकंड। तो अभी भी एरिया पूछ के देखना, जस्ट पेरेंट्स को पूछ लेना। एक मिनट कॉल है, तो पूछ के देखना घर का एरिया स्क्वायर फीट में ही बताएंगे 100%, क्योंकि स्क्वायर फीट में ही मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आया फिर CGS सिस्टम, पहले FPS सिस्टम फिर CGS सिस्टम। और ये याद रखना, हम कॉमन लिख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग कि ये जो है लेंथ के लिए है, ये मास के लिए, और ये टाइम के लिए। आप लोगों ने अपने आप नोट्स बना रहे हैं, उसमें अरेंज कर लेना। तो लेंथ गिनने के लिए सेंटीमीटर, मास गिनने के लिए फिर यूज होने लगा ग्राम, और टाइम गिनने के लिए यूज होने लगा सेकंड। तो पहले भी सेकंड था, अभी भी सेकंड। उसके बाद फिर आया MKS सिस्टम, जो हम अभी फिलहाल में यूज कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या कि वर्ल्ड वाइड सिस्टम एक होना चाहिए। क्यों एक होना चाहिए? जैसे हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते, कुछ चीजें वहां से इंपोर्ट करते, हम यहां से बाहर कहीं आम भेज रहे, हम भेज रहे केजी में, पर वो वहां गिनते होंगे अगर पाउंड में, तो फिर प्रॉब्लम कि अरे यार 5 केजी मतलब कितना पाउंड कन्वर्ट करके बताएंगे उनको, ठीक है। या वो पाउंड में गिन रहे होंगे, हमारे इधर वो भेज रहे, अब हम बोल रहे 10 पाउंड आम है, अब कितने केजी कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए फिर सबने मिलके एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, उसके बारे में बताता, ध्यान दो कि वर्ल्ड वाइड वही यूनिट सब लोग यूज करेंगे। तो MKS सिस्टम, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी या किलोग्राम बोल सकते, और टाइम के लिए सेकंड। इसी का एडवांस वर्जन है फोर्थ, जो अब वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा। वर्ल्ड वाइड सभी जगह एक यूनिट यूज कर रहे हैं, ताकि कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे एक जगह, तो उसका डाटा जब कोई दूसरी जगह यूज करे तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े कि भाई हम सब एक यूनिट यूज कर रहे हैं पूरे अर्थ पे। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो अब हम जो लिखते हैं वो SI यूनिट्स लिखते हैं, याद रखना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। MKS का एडवांस वर्जन है, किसका? MKS का। तो लेंथ गिनते हम मीटर में, मास गिनते किलोग्राम में, टाइम गिनते सेकंड में। तो उसका एडवांस वर्जन SI सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। अब सब जगह ये यूनिट यूज होता है। लेंथ कपड़ा जाएगा मीटर में जाएगा, बाहर से आएगा तो भी मीटर में आएगा, आम यहां से बाहर जाएंगे तो केजी में जाएंगे, बाहर से कहीं इंडिया में कोई दूसरा फल आ रहा तो वो भी केजी में आएगा। तो ब्रिटिशर्स लाए थे सबसे पहले FPS सिस्टम, लेंथ गिनने के लिए फुट, मास गिनने के लिए पाउंड, टाइम गिनने के लिए सेकंड। फिर आई CGS सिस्टम, लेंथ गिनने के लिए सेंटीमीटर, मास गिनने के लिए ग्राम, और टाइम गिनने के लिए सेकंड। फिर आया MKS सिस्टम, लेंथ गिनने के लिए मीटर, मास गिनने के लिए किलोग्राम या केजी, और टाइम गिनने के लिए सेकंड। टाइम का वही है। और अब इसका एडवांस वर्जन हम लोग यूज करते हैं SI यूनिट। अब हम सबके SI यूनिट ही लिखेंगे, SI यूनिट और CGS यूनिट, ये दो मेन यूज करेंगे। तो अब ये हम लोग यहां से हटा देंगे, और ये MKS तो है, यही MKS है, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये एक है और एक ही है। तो अब हम जब भी कोई क्वांटिटी लिखेंगे तो उसका SI यूनिट लिखेंगे और उसका CGS यूनिट भी लिखेंगे। जैसे फोर्स का लिखने के अच्छा लिखेंगे वेलोसिटी बोलो या स्पीड का, स्पीड के दो यूनिट लिख सकते हैं। जैसे SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर टाइम का सेकेंड। CGS यूनिट अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे लेंथ का सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं SI यूनिट और इसको बोलते हैं CGS यूनिट। ये हमारे काम जनरली नहीं आएगा, और MKS का ही एडवांस वर्जन है SI यूनिट, तो ध्यान रखना। तो ये दो इंपॉर्टेंट, ठीक है, देख लो। और फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, ऐसी क्वांटिटी जो कोई भी इसमें चेंज नहीं हुई है वो है टाइम। टाइम का FPS में भी सेकंड था, CGS में भी सेकंड है, और SI यूनिट या MKS यूनिट में भी टाइम का यूनिट सेकंड ही है। तो फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, टाइम वो क्वांटिटी है जिसका यूनिट कोई भी सिस्टम में चेंज नहीं हुआ है, सेकंड है, सेकंड ही रहा है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना। इतना देखो आगे चलते हैं। तो सिस्टम कौन से थे याद रखना, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं बेटा, ये चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर हर चैप्टर में काम आएंगे।
तो ये दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप नहीं भूल सकते, दोनों चैप्टर को, फर्स्ट और सेकंड। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटी पे वापस आएंगे। यूनिट की डेफिनेशन हो गई, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन हो गई, और उसके बाद हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, और उसका एडवांस वर्जन एसआई यूनिट्स जो अब हम वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन एक बार बोलकर ध्यान से सुनना, द क्वांटिटीज व्हिच वी मेजर व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय जो भी क्वांटिटी हम मेजर करेंगे, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पूरा लिखना है तुम लोगों को बेटा, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, पीक्यू, पीक्यू मतलब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और एक इधर आएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे किया है सेपरेट वो बताता हूं। तो यहां पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल बताता, फिर समझाता हूं। तो इसमें आएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, नीचे तक जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं, ये वापस से लिख रहे हैं, तो ऊपर से लिखते शायद नीचे तक उस स्क्रीन में दिखे नहीं। तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों का फर्क समझना। अब थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, तो ये ले रहे हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, पूरा लिखना हम लोगों ने। फर्स्ट है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस, intensity, and next is amount of substance. अब इतनी सारी क्वांटिटीज है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से फंडामेंटल है और कौन से डिराइव्ड है? तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिखे, बस इतने याद रखो, इनको छोड़ के बाकी सब जो भी तुम लोगों को याद है वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। अब क्या याद आ रहा तुम लोगों को? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, वर्क, एक्सीलरेशन, फोर्स, जो भी याद है आप लोगों को वो आप वहां डाल दो। तो ये 7 लर्न कर लो खाली, ये 7 को छोड़ के जो भी याद आएगा वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में। तो जो भी हम मेजर करते हैं उनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। अब 2 टाइप में उनको डिवाइड किया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इतने सारे क्वांटिटीज है, कैसे पता चलेगा? तो मैं बता रहा, ये 7 याद रखो, ये 7 है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनको कैसे अलग किया वो समझा था, उनको छोड़ दो, उन 7 को लर्न करो, उनको छोड़ दो। उसके बाद जो भी क्वांटिटी हम लोगों को याद आएंगी या हम लोग पढ़ेंगे आगे, दे आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब दोनों में फर्क क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। उनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते, उनको गिनने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। ये है स्केल। अब किसी चीज की लेंथ गिनना है, समझो इस पेन की लेंथ गिनना है, तो हम यहां स्केल रखेंगे
और देख लेंगे 14 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। इस पेन की लेंथ हमको कितना है तो हम स्केल रख के यहाँ गिन लेंगे 14 सेंटीमीटर लेंथ है। और कोई चीज जरूरी है क्या? डायरेक्शन। अब मैं ऐसे रखूं तो लेंथ चेंज होगी, ऐसे रखूं तो चेंज होगी, या ऐसे रखूं तो चेंज नहीं। आप चाहे तो ऐसे गिनो, ऐसे गिनो, कैसे भी गिन लो। इस लेंथ पेन की लेंथ गिनने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर मान लो ये रेक्टेंगल दे दिया या स्क्वायर है समझो, इसका एरिया गिनना है तो आपको लेंथ गिननी पड़ेगी यहां से यहां तक पहले, और फिर यहां से यहां तक भी लेंथ गिननी पड़ेगी। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, फिर आप एरिया गिन पाएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी यहां पे आपको लेंथ 2 बार गिननी पड़ेगी तब जाके आपको एरिया मिलेगा। समझ में आ रहा क्या है? तो वहां पे आपको लेंथ का यूज 2 बार करना पड़ेगा। यहां इस पेन की लेंथ गिनना है खाली तो लेंथ एक ही बार, अगर इसका एरिया गिनना है तो लेंथ 2 बार, ये एरिया। ठीक है, फिर से सुना। Fundamental physical quantities are the quantities which can be measured directly. इनको आप डायरेक्टली गिन सकते हैं। They do not depend on any other physical quantity. वो किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, आप उनको डायरेक्टली गिन सकते हैं। जैसे मास गिनना है, 1 kg इधर रखा तराजू में, दूसरी तरफ 1 kg रखा, बैलेंस हो गया, खत्म। या डिजिटल वेइंग मशीन है तो 1 kg आप गिन सकते हैं। पर अगर आपको डेंसिटी गिनना है, जैसे एरिया का एग्जांपल था वैसे डेंसिटी का ले लेते हैं। डेंसिटी अगर गिनना है तो आपको लगेगा मास और आपको गिनना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, तब जाके डेंसिटी मिलेगी। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस बॉक्स का अगर डेंसिटी गिनना है, मेटल का बॉक्स बना लिए, मेटल का क्यूब है समझो, उसका डेंसिटी गिनना है तो हमको गिनना पड़ेगा उसका मास और उसका वॉल्यूम। मास गिनने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बट डेंसिटी गिनने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, मास और वॉल्यूम। दोनों में फर्क समझना बेटा। टेम्परेचर, बुखार है, थर्मामीटर लगाया, सामने वाले ने बुखार बता दिया हम लोगों को कि आपको 102 बुखार है, या आपको बुखार नहीं है। ठीक है, 102 फ़ारेनहाइट में रहता, डिग्री सेल्सियस में नहीं रहता। हमको जो बुखार रहता वो फ़ारेनहाइट में गिना जाता। तो समझो हम क्या गिन रहे हैं, टेम्परेचर। समझ में आ रहा? अब लेंथ हो गया, लेंथ का एग्जांपल समझ में आया। मास हो गया, टाइम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, घड़ी से टाइम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर हम लोग थर्मामीटर से गिन सकते हैं। किसी ने बोला स्पीड निकालो, तो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है तो हमको पता होना चाहिए उसका डिस्टेंस और हमको पता होना चाहिए उसका टाइम। तो डिस्टेंस पता होगा यानी लेंथ पता होगी और टाइम पता होगा, तब जाके हम वो क्वांटिटी गिन पाएंगे। तो स्पीड गिनना है तो 2 चीजें चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। यानी स्पीड अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, जबकि ये किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, उनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रही है? तो ये एग्जांपल एक बार का था, फिर से लिख के बताऊंगा। फिर से ध्यान से सुनो, डेफिनेशन पूरा टेबल है उसका, पूरा टेबल लिखना है आप लोगों को, यूनिट में अभी बताऊंगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which can be measured directly, उनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। Their measurement does not depend on any other physical quantity, उनका मेजरमेंट किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया स्पीड का, तो स्पीड का मेजरमेंट करना है तो हमको लगेगा डिस्टेंस और हमको लगेगा टाइम। तो स्पीड 2 अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसीलिए उसको डिराइव बोला है कि वो 2 क्वांटिटी से डिराइव हो रही वैल्यू। जबकि यहाँ ये जो क्वांटिटीज है उनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते, उनका मेजरमेंट किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि स्पीड का मेजरमेंट डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम गिनना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये क्यूबॉइड ले लिया समझो मैंने, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, ब्रेथ पे डिपेंड करेगा और हाइट पे डिपेंड करेगा वॉल्यूम। समझ में आया? इसीलिए वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर से सुना, द क्वांटिटीज whose measurement, definition लिख लेना, the quantities whose measurement does not depend on any other physical quantity, उनका मेजरमेंट कोई भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, and they can be measured directly. The quantities whose measurement does not depend on any other physical quantities and they can be measured directly, उनको डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो, वो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। Such quantities are called fundamental physical quantities। और ऐसे 7 quantities है, वो आप लोगों को लर्न कर लेने हैं। They are fundamental physical quantities।
उनको छोड़ दो, बाकी सब है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इनके ऐसा यूनिट लिख लेते हैं, ऐसा यूनिट लिखा है, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम केजी लिख सकते हैं, टाइम का सेकंड स्मॉल एस, टेम्परेचर का केल्विन लिख रहे हैं, ऐसा यूनिट केल्विन है, डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं पर अभी केल्विन ऐसा यूनिट, करंट का यूनिट पता है हम लोग को एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हम लोग को बाद में आएगा, जैसे बल्ब ग्लो कर रहा उसकी इंटेंसिटी गिनना है हमको, इंटेंसिटी गिनना है, ब्राइटनेस गिनना है, तो उसका यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बल्ब ग्लो हो रहा उसकी इंटेंसिटी गिनना है तो उसकी इंटेंसिटी है नाम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट है सीडी कैंडेला। यहां पूरे नाम नहीं लिखा है, मीटर अपने को पता है, किलोग्राम पता है, सेकंड पता है, केल्विन पता है, एम्पियर पता है, यहां नहीं है इसलिए लिख दिया कैंडेला और शॉर्ट फॉर्म में लिखते सीडी। तो हुआ क्या था, पहले बल्ब की ब्राइटनेस कैंडल्स के साथ कंपेयर किया था कि ये बल्ब की ब्राइटनेस 100 कैंडल्स के बराबर है, यानी आप उस बल्ब को जलाओ या 100 कैंडल्स को जला लो तो उन दोनों की ब्राइटनेस सेम है, इसीलिए यूनिट पड़ गया कैंडेला। दूसरा यूनिट भी है, बाद में देखेंगे लक्स, पर अभी काम नहीं है, याद रखो। जैसे लेंथ का मीटर सेंटीमीटर भी है, वैसे कैंडेला की जगह लक्स भी यूज कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल कैंडेला ही रहने दो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आएगा और उसका यूनिट है मोल, ये भी पूरा लिख रहा और सिंबल में लिखते हैं MOL, तो ये केमिस्ट्री में आएगा। बाकी हमारे को आएंगे फिजिक्स में, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आएगा, फिजिक्स में भी आएगा पर मेनली केमिस्ट्री में आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिनते टाइम में मोल, मोल नंबर ऑफ मोल्स, केमिकल में सुना होगा, केमिस्ट्री में सुना होगा नंबर ऑफ मोल्स। देखो तो ये है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ये हमने लिखे हैं उनके SI यूनिट्स, ये यहां मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन पूरा वर्ड में, एम्पियर पूरा वर्ड में, जैसे लिखा है कैंडेला, मोल, वैसे ये दो मालूम नहीं थे इसलिए हमने पूरे लिख दिए, ये सब आपको पता है इसलिए मैंने पूरे नाम नहीं लिखे, सिर्फ सिंबल लिखे, ठीक है। तो व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, ऐसे क्वांटिटीज जिनको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं एंड देयर मेजरमेंट डू नॉट डिपेंड या डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, उनका मेजरमेंट किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ व्हाट आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? दीस आर द क्वांटिटीज whose measurement depends on two or more fundamental physical quantities। जैसे यहां स्पीड काय पे डिपेंड कर रहा? डिस्टेंस मतलब लेंथ पे, टाइम, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो डिपेंड करेगा उनका मेजरमेंट। जैसे वॉल्यूम गिनना है तो 1 2 3 बार किसके ऊपर डिपेंड कर रहा? वो लेंथ पे। इसी बॉक्स की डेंसिटी गिनना है तो हमको गिनना पड़ेगा मास और ये गिनना पड़ेगा वॉल्यूम, तो हमको दो चीजें लगेंगी, मास लगेगा और वॉल्यूम लगेगा, वॉल्यूम में आएंगी 3 बार लेंथ, तो समझ में आ रहा? तो इन क्वांटिटीज को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे उनका मेजरमेंट डिपेंड नहीं करता, पर ऐसे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। So quantities whose measurement depends on two or more fundamental physical quantities, यानी इन पे डिपेंड करेगा, 2 or more fundamental physical quantities, they are called derived physical quantities। अच्छा एक चीज सिंपल याद रखो, इनके यूनिट्स को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स। इसका यूनिट क्या लिखेंगे? लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, लेंथ 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 यानी मीटर का क्यूब 3 बार, मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है, ये डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स। सिंपल है। एक बार फिर से डेफिनेशन बताता, ये 7 है, 7 पे 2 फ्री है, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज भी है, वो भी समझाऊंगा, पहले ये देखो फिर आगे चलते हैं, देखिए। चलो अब आगे चलते हैं। बेटा ये वीडियो शायद थोड़ा लेंथी हो जाए, बाकी के हम कोशिश करेंगे 1 घंटे से कम ही रखेंगे, पर अब इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अब थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको ये रिकॉर्डेड ही मिल रहा, तो आप लोग क्या करना, आधा अभी देखो, इसके बाद वाला आधा थोड़ा सा बाद में देख लेना, गैप लेके आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा फ्रेश हो जाओ फिर देख लेना।
फिर से देखो फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज व्हिच वी मेजर व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन सात को लर्न करो, इन सात को छोड़ दो, बाकी सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो यही सिंपल तरीका है। ये टेबल निकालने के लिए आ सकता कॉलेज के एग्जाम में, टेबल पूरा लर्न कर लेना हो, टेक्स्ट बुक में है, पूरा मैंने लिखा ही है। ये भी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात है और दो और है, सात पे दो फ्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, वो भी बताता, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर ये सात याद रखना। इनके जो यूनिट है उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट है उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। इतना याद रखना। तो फिर से एक बार इनकी डेफिनेशन बता देता और समझना, जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और उनका मेजरमेंट किसी और दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो फंडामेंटल यानी बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ लेंथ और टाइम यूज हुआ, इसको गिनने के लिए 3 बार लेंथ यूज करनी पड़ेगी, इसको गिनने के लिए मास और 3 बार लेंथ यूज करना पड़ेगा। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो डेफिनेशन सुनना एक बार, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज whose measurement does not depend on any other physical quantity, उनका मेजरमेंट किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। They can be measured directly, उनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। They are called fundamental physical quantities. Derived physical quantities, these are the quantities whose measurement depends on two or more physical quantities whose measurement depends on two or more, किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सात है, बाकी कुछ भी गिनेंगे तो इन सात का यूज करके ही आपको गिनना पड़ेगा। दे आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनका यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स, इनका यूनिट इनका यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स और इनके यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स। वो थोड़ा सा याद रखना, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा यूनिट ही है, बट नाम दे दिया इनको फंडामेंटल यूनिट्स, इनको डिराइव्ड यूनिट्स, बनाया है ना यूनिट को इसी। तो अब आगे चलते, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी ले लेते, लिमिट रोकता इसको मिटा देता। सात ये क्वांटिटीज याद रखना, ये सात क्वांटिटीज छोड़ दो, इनको छोड़ के जो भी आप लोगों को याद आए वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डेफिनेशन लिखते जाओ बेटा और वो टेबल टेक्स्ट बुक में से देख के बना लेना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का अपने नोट्स में। और वो होमवर्क है, वो आप लोगों ने टेबल लिख के मेरे को भेजना है और बिना देखे लिखना। तो सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बाद दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है डिराइव्ड क्वांटिटीज से अलग, ये याद रखना। दो है, प्लेन एंगल है, एक है सॉलिड एंगल, समझना है। तो यहां से नाम से पता चल रहा होगा क्या गिनते हैं, एंगल गिनते हैं, और एक है सॉलिड एंगल। एंगल गिनते हैं ना हम लोग, बचपन से गिनते आए एंगल। तो जैसे एंगल गिनना है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो यहाँ हम डी रखेंगे, याद है ना आपको डी ज्योमेट्री बॉक्स में, और यहाँ का एंगल गिन लेंगे, समझो 30 डिग्री है। तो अभी तक हम लोग डिग्री में गिन रहे थे, अब डिग्री में नहीं गिनेंगे, अब हम रेडियन में गिनेंगे। डिग्री टू रेडियन का कन्वर्शन या रेडियन टू डिग्री का कन्वर्शन, जैसे मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, वो मैं बाद में मैथमेटिकल वाला जब दूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी फिलहाल याद रखो प्लेन एंगल, यानी ये जो हमने बनाया है, हम जो ज्योमेट्री में बनाते हैं दो लाइन से, वो प्लेन एंगल है। यहाँ हम सर्कल बना लेते हैं उसका, ये टोटल, तो ये है थीटा, इसको सर्कल में बोलते हैं आर्क और इसको बोलते हैं रेडियस। ये ज्योमेट्री में हुआ होगा आप लोगों का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला ये लगा सकते, इट इज आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू ये आर्क, जितना थीटा स्मॉल रहेगा ये वो स्ट्रेट लाइन जैसे ही रहेगा, ये आर्क अपॉन ये रेडियस। तो आपको ये थीटा का आंसर मिल जाएगा। और इस प्लेन एंगल का यूनिट याद रखो, इट इज रेडियन। हम लोग डिग्री में लिखते ना, तो डिग्री में नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। कन्वर्शन हम लोग मैथमेटिक्स वाला पार्ट जब बताऊंगा ना तब मैं पूरा ले लूंगा वो, अभी हमारे को कोई काम नहीं है, तो याद रखो
ऐसा यूनिट है रेडियन, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते RAD, जैसे मीटर को M लिखते हैं वैसे इसको रेडियन को RAD लिखते हैं। तो ये है हमारा प्लेन एंगल, जो अभी तक हम लोग ज्योमेट्री में बचपन में बना रहे थे कि हमने एक लाइन मिली और यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लिए, D से अगर किसी ने ये एंगल गिनने को बोला तो हम D से ये एंगल गिन रहे थे, ये है हमारा प्लेन एंगल। याद रखना ये है हमारा प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल क्योंकि वो एक ही प्लेन में है, यही प्लेन में बोर्ड के या हमारा पेपर जो है उसी प्लेन में है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल अभी तक हम लोग गिन रहे थे डिग्री में, पर उसका ऐसा यूनिट है याद रखना रेडियन, RAD, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में। तो डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन मैं बाद में बताऊंगा जब हमको काम आएगा, अभी फिलहाल नहीं ले रहे हम लोग, ठीक है। तो उसका ऐसा यूनिट याद रखना रेडियन है, प्लेन एंगल जो अभी तक हम बना रहे थे। अच्छा ये ध्यान रखना फिर ब्लैंक के लिए, टोटल प्लेन एंगल, टोटल प्लेन एंगल कितना रहेगा बताओ, यहां से लेके यहां तक यानी पूरा सर्कल, यानी कितना 360 डिग्री। उसको एक बार मैं रेडियन में लिख के बता रहा, कन्वर्शन मैं लूंगा जब मैथमेटिक्स वाला पार्ट लेंगे, सेकंड चैप्टर मैंने बोला ना मैथमेटिकल मेथड्स, उसमें मैं कन्वर्शन समझा दूंगा। तो अभी फिलहाल याद रखो डिग्री में 360 डिग्री, और अगर रेडियन में लिखना है जो हमने यूनिट लिखा है तो इट इज 2 पाई रेडियन, रेडियन को ऐसा सी लिखते ऊपर 2 पाई, पाई तो पता ही आप लोगों को 2 पाई रेडियन, इसको ऐसा पढ़ना है 2 पाई सी मतलब रेडियन। तो अभी फिलहाल इतना याद रखो, टोटल प्लेन एंगल किसी ने पूछा ये तो हम लिखते 360 या 2 पाई रेडियन, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन बाद में हो जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा प्लेन एंगल, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री, ठीक है क्वांटिटीज, और उनके यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये 9 छोड़ दो बाकी सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में जाएंगे। तो ये था हमारा प्लेन एंगल, उसका यूनिट है रेडियन। और फिल इन द ब्लैंक के लिए इतना याद रखना, टोटल प्लेन एंगल इज आइदर 360 डिग्री और रेडियन में बोला तो 2 पाई, ये 2 है ये पाई है, पाई पता है ना पाई 3.142 जिसकी वैल्यू है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा 22/7 वही पाई, और ये c जैसे ये डिग्री वैसे c मतलब रेडियन, या आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये इतना फिलहाल एक बार लर्न कर लो, फिल इन द ब्लैंक में आया तो टोटल प्लेन एंगल इज 360 से वो कन्वर्शन बाद में हो जाएगी, मैं सिखा दूंगा आपको। तो ये था हमारा प्लेन एंगल, देख लो एक बार फिर से बोलो बेटा, ये वीडियो बीच में नहीं छोड़ सकते, एक पार्ट कंप्लीट करना ही है हम लोग को यूनिट्स का, फिर बाद में नए पार्ट आएंगे तो लेंदी होगा। फिर से बोला आप लोगों ने आधा वीडियो देखो, फिर 2-3 घंटे के या आधा 1 घंटे का जो भी आपको गैप लेना है गैप लो, फिर बचा हुआ वीडियो आप लोगों ने फिर से देख लेना। अब लेते सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल के ये हटा देना, नीचे लिख देंगे। तो प्लेन एंगल अभी तक जो हम गिन रहे थे वो प्लेन एंगल डिग्री में गिनते थे हम लोग, पर रेडियन में याद रखना, यूनिट रेडियन है ध्यान रखना। तो ये नहीं गिवन होगा तो भी फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, कन्वर्शन में बाद में समझाऊंगा। 2 पाई ऊपर c लिखा मतलब रेडियन, या आप वर्ड में रेडियन लिख सकते हैं, तो ये हटा देता है। अब है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये तो प्लेन था, प्लेन एंगल मतलब इसी बोर्ड के प्लेन में हमने वो एंगल ड्रॉ किया था, एक ये लाइन एक ये लाइन, उनके बीच में का एंगल टोटल 360 यानी 2 पाई था। अब समझो एक कोन जैसी अरेंजमेंट बना है, कोन देखा है ना आप लोगों ने सबने, ये है कोन, कोन आइसक्रीम वाला कोन ही बोलो ना, वही कोन है समझो। तो आप अगर उसको कोन के अंदर देखेंगे तो ये जो एंगल है ये प्लेन में नहीं है, अब मेरे पास तो बोर्ड ही है, मैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर पाऊंगा 2 लाइन ही, बट कोन 3 डायमेंशनल है, अगर उसको 3 डायमेंशन बनाए तो ऐसे बन जाएगा कोन। तो उसमें गोल एंगल है, ऐसा गोल एंगल है, अगर देखेंगे टिप पे तो गोल एंगल है। और एक काम करो, आप नंबर ऑफ कोन्स एक साथ में चिपकाते जाओ, एक कोन फिर दूसरा कोन फिर तीसरा कोन, जैसे यहाँ एक और कोन लगा दिया फिर एक और कोन लगा दिया, ऐसे कोन लगाते जाओ तो आप देखेंगे तो आपको एक स्फीयर मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरा का पूरा स्फीयर, यानी एक पॉइंट फिक्स करो, एक कोन लगाओ, दूसरा कोन इधर से कोन नीचे से साइड से आगे से पीछे से, तो कोन बनाएंगे, कोन कोन ऐड करते जाएंगे तो एक पूरा स्फीयर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? स्फीयर, ध्यान रखो। तो ये हटा देंगे। तो यहां जो एंगल बन रहा है इस सरफेस को नाम देंगे ds,
और ये डिस्टेंस को नाम देंगे समझो r। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। इट इज डिनोटेड बाय d ओमेगा। ये ओमेगा सिंबल है, वर्ड w नहीं है, ओमेगा, राउंड थोड़ा सा ऐसे देख लो एक बार। ठीक है, तो इसका जैसे फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस था, इसका सॉलिड एंगल का d ओमेगा या d ओम ऐसा भी लिखते हैं, पर हम d ओमेगा ही लिखेंगे अभी। फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, इज इक्वल टू एरिया bs अपॉन ये r स्क्वायर। ये याद रखना फॉर्मूला, एरिया अपॉन r स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर और ये एरिया। तो जैसे यहां था r अपॉन रेडियस, यहां सिर्फ लेंथ अपॉन लेंथ, वैसे यहाँ पे एरिया, तो यहाँ पे भी एरिया जैसे लिया दो बार r स्क्वायर। इसका SI यूनिट है स्टेडियन, शॉर्ट फॉर्म में SR, ये उसका SI यूनिट है। स्टेडियन शॉर्ट फॉर्म में SR। ठीक है, ये हमारे कहीं यूज नहीं आने वाला, देख लो एक बार। सॉलिड एंगल जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, 3 डायमेंशनल जब मशीन बनाएंगे, तब आपको वो सॉलिड एंगल काम आएगा। एक बार फॉर्मूला बताया था, फिर से दिख रहा हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है बी ओमेगा से या बी ओम, दोनों में से कुछ भी एक। एरिया हम जनरली डीएस से बताएंगे, या आप एरिया के लिए चाहे तो ए बी यूज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी चेंज कर बी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस है आपका, ये है हमारा सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया एट दिस पॉइंट। ये गोल पैराशूट जैसा है, समझो पैराशूट ऐसा राउंड वाला पैराशूट है, सब तरफ से रस्सियां आई हुई है, कोन जैसी अरेंजमेंट है। तो वहां पे जो एंगल बनेगा कोन की टिप पे जैसे बन रहा, वो सॉलिड एंगल है। अब किसी ने पूछा टोटल सॉलिड एंगल, फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना। तो एक प्लेन में 2 पाई, जैसे ये था, एक प्लेन में टोटल लिख देता वापस, टोटल प्लेन एंगल वाज 2 पाई रेडियन। ठीक है, या वर्ड्स में लिख लेते 2 पाई रेडियन, सीधी लिख सकते हैं। तो टोटल सॉलिड एंगल इज एक प्लेन में 2 पाई और 3 डायमेंशन है, दूसरे प्लेन में 2 पाई, तो टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। ये हमारे काम आएगा बाद में। और यूनिट स्टेडियन एसआर आएगा, ये स्टेडियन एसआर। तो टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टेडियन, याद रखो। ये फॉर्मूला याद रखो, डी ओमेगा या डी ओम, ये ओम वाला सिंबल याद है ना। तो दोनों में से कोई भी, हम जनरली डी ओमेगा यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी डीए से यूज करेंगे, पर अभी डीए टेक्स्ट बुक में तो हम डीए ले लेंगे, और ये आर स्क्वायर, तो डीए अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ये एरिया है यानी मीटर स्क्वायर अपॉन ये मीटर स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर। तो जैसे ये था आर अपॉन रेडियस, वैसे है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है हमारा प्लेन एंगल, ये है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल है। आप कोन की टिप पे देखेंगे तो आपको राउंड एंगल दिखेगा, जबकि यहां सिर्फ इतना एंगल है, ये एक प्लेन में है, ये 3 डायमेंशन में वो एंगल है। तो 2 पाई एक प्लेन में, 2 पाई ऐसे दूसरे प्लेन में, तो टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टेडियन, याद रखना एसआर। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेडियन एसआर। देखिए, तो ये जनरली हमारे काम नहीं आएगा, एक जगह गॉस थ्योरम है, वहां काम आएगा, ये भी काम आएगा वहां पे 4 पाई, और ये भी डायग्राम काम आएंगी, सॉलिड एंगल वहीं काम आएगा, और ये फॉर्मूला काम आएगा एक ही जगह बस। बाकी सब जगह हमको प्लेन एंगल ही काम आने वाला है। प्लेन एंगल के ज्योमेट्री का फॉर्मूला याद रखना, थीटा इज इक्वल टू आर। ये आर कहां से कहां तक, ये यहां से यहां तक आर, ये आर, ठीक है, और अपॉन ये रेडियस आर, तो आर अपॉन रेडियस, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये है हमारा प्लेन एंगल, ये है सॉलिड। देख लो एक बार, तो ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज छोड़ दो तो बाकी सब है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं 10 मिनट का। जैसे पूरा बेटा ये वीडियो फर्स्ट है पर लेंथी हो गया, क्योंकि पहले इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा बोला है, तो 5-10 मिनट वो हो गया, तो थोड़ा सा गैप में देख लेना। बाकी वीडियोस हम कोशिश करेंगे 1 घंटे से कम नहीं रखेंगे। इसका आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पूरे स्फीयर का, ये टोटल सॉलिड एंगल मतलब पूरे स्फीयर का निकालना है, तो हम लिखेंगे डी ओमेगा या डी ओम, जो भी लिखना है,
एरिया, पूरे स्फीयर का एरिया, सिर्फ इतना एरिया नहीं, पूरे स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर और रेडियस है r, तो आर स्क्वायर, वैसे आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई स्ट्रेट जो मैंने बताया वो यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं, पूरे स्फीयर का एरिया, वैसे भी चलेगा। तो कौन कौन कौन, एक इधर से लगाओ, एक इधर से लगाओ, एक इधर से लगाओ, एक नीचे से, एक साइड से, एक पीछे से, सब कोन एक ही पॉइंट पे चिपकाते जाएंगे सेंटर, तो वो बन जाएगा स्फीयर। तो पूरे स्फीयर का एरिया अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, बचा 4 पाई। तो वही जो बताया मैंने, टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई। छोटा सा टॉपिक बचा है, यूनिट लिखने के कुछ रूल्स है, वो रूल समझा देता, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये मिटा देते हैं। तो कुछ यूनिट लिखने के रूल्स है, कन्वेंशंस बोलो या रूल्स बोलो। तो पहला रूल देखना, जैसे न्यूटन, साइंटिस्ट के नाम पे फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। तो आप उसको NEWTON ऐसे नहीं लिख सकते। देखो जनरली हम लोग इंग्लिश में क्या सीखते हैं कि जब हम लिखेंगे किसी पर्सन का नाम तो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे उसको, तो हम लिखते हैं न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, एन कैपिटल लिखना है। बट अगर आप उसको एज अ यूनिट यूज कर रहे हैं और पूरा नाम लिख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे फोर्स है 5 न्यूटन, तो आप ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे नहीं लिखेंगे वो न्यूटन, स्मॉल एन से शुरू करना है, स्मॉल लेटर से। जूल्स एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट है जूल, तो हम लिख रहे हैं 10 जूल्स, तो JOULES ऐसा नहीं लिख सकते, जूल, ठीक है, 10 जूल, कैपिटल जे नहीं, यहां लगेगा स्मॉल जे, ठीक है। वैट है साइंटिस्ट का नाम, पावर का यूनिट, 15 वैट, स्मॉल w, कैपिटल W से नहीं। तो याद रखना पहला रूल ये है कि जब आप यूनिट, जैसे फोर्स का यूनिट एग्जांपल ये लिए, एक A, ये एनर्जी का यूनिट B, ये पावर का यूनिट C, तो जब आप साइंटिस्ट का नाम एज अ यूनिट यूज कर रहे हैं तो आपको कैपिटल N से शुरू नहीं करना है, NEWTON, स्मॉल n से, स्मॉल j से, स्मॉल w से यूज करना है। अगर आपने यहाँ कैपिटल N लिख दिया ये न्यूटन, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, स्मॉल लेटर। तो हमको पता चलना चाहिए ना कि हम दो चीजें बोल रहे हैं, न्यूटन was a great scientist, तो कैपिटल N लिखो। अगर लिखना है न्यूटन is the SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये कैपिटल में मत लिखो, इंग्लिश का रूल नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम साइंटिस्ट का नाम एज अ यूनिट यूज कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर से शुरुआत करो, अगर आप पूरा नाम लिख रहे होंगे तो। अगर आप उसी रूल में सेकंड टर्म ये याद रखना, अगर आप स्मॉल लेटर, जैसे ये पूरा नाम लिखा है तो स्मॉल लेटर से शुरू करो। अगर आपको फोर्स लिखना है सिंगल लेटर से डिनोट कर रहे हैं जैसे हम करते, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करना। ये फोर्स 5 न्यूटन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी लिखना है, जैसे ये लिखा है 10 जूल, अगर आपको सिंगल लेटर से तो कैपिटल J से। 15 वैट पावर लिखना है तो हम लिखेंगे 15 W कैपिटल से वैट। तो अगर साइंटिस्ट का पूरा नाम यूज कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर से शुरू करो, और अगर सिंगल लेटर यूज कर रहे हैं तो कैपिटल से लिखना है। ये एक पहला रूल याद है। बाकी जो जैसे 10 मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो लिखते समय भी स्मॉल लेटर से लिखा है, और अगर सिंगल लेटर भी लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। 10 मीटर यहाँ पे कैपिटल एन नहीं लिखते, स्मॉल एम से। और अगर साइंटिस्ट का नाम है तो स्मॉल लेटर से लिखना, पूरा नाम लिखना है तो स्टार्टिंग वाला भी कैपिटल एन से नहीं लिखना है, न्यूटन स्मॉल एन से। एंड सेकंड थिंग, अगर सिंगल लेटर है तो फिर कैपिटल से लिखो, ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं तो सिंगल लेटर कैपिटल में। 5 न्यूटन जैसे यहाँ, या ये भी लिख सकते, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये जूल्स या तो ऐसे लिखो स्मॉल जे से शुरू करो अगर पूरा नाम लिख रहे तो, और अगर सिर्फ सिंगल लेटर यूज कर रहे तो कैपिटल यूज करना। जबकि यहाँ लिखते समय भी मीटर स्मॉल इससे लिखेंगे, और सिंगल लेटर भी यूज कर रहे हैं तो मीटर स्मॉल एम से लिखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम नहीं है। सेकेंड्स 5 सेकेंड पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और सिंगल लेटर भी लेंगे तो स्मॉल लेटर से। तो
स्मॉल लेटर से दिखे सिंगल तो समझ जाना साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ध्यान रखना। और देखो देखो एक बार फिर आगे चलते हैं, ये 2-3 रूल देख लो, और भी रूल है वो भी बता। ठीक है, एक चीज फोर्थ, प्लूरल फॉर्म अप्लाई नहीं करना। जैसे फोर्स है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन लिखते, 5 न्यूटन्स, प्लूरल फॉर्म नहीं लगाते, ये नहीं चलेगा। मास है 10 केजी, केजी लिखो 10 केजीस, ऐसा प्लूरल फॉर्म नहीं चलेगा। प्लूरल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते। किसी बॉक्स का मास है 10 केजी तो 10 केजी लिखो, 10 केजीस नहीं बोलते, 5 न्यूटन्स नहीं बोलते, 5 वैट्स, प्लूरल फॉर्म नहीं लगाना है, प्लूरल फॉर्म नहीं, सिंगल न्यूटन, न्यूटन्स नहीं चलेगा, केजी, केजीस नहीं चलेगा, ठीक है ये। उसके बाद फिफ्थ रूल, जैसे हमने लिखा 5 न्यूटन फोर्स, उसके बाद फुल स्टॉप, कॉमा, कोई पंक्चुएशन मत दो, यूनिट लिखने के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं देना, 5 न्यूटन फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, कोई पंक्चुएशन नहीं। तो यूनिट लिखने के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं देना है। तो ये कुछ रूल्स देख लो पहले, फिर से देखो। साइंटिस्ट का अगर आप पूरा नाम यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना, एज ए यूनिट यूज कर रहे हैं आप तो उसको स्मॉल लेटर से लिखना पूरा। ये एग्जांपल, सिंगल लेटर से लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिख सकते हैं। जबकि साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है यूनिट तो पूरा लिखते समय भी स्मॉल लेटर से लिखेंगे और सिंगल लेटर भी स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे उसको। जैसे मीटर एग्जांपल, सेकंड SECOND, ठीक है ना, गैप आगे देखो। तो यहां याद रखो लिखते समय मीटर और स्मॉल एम से शुरू किया, पूरा भी लिखेंगे तो, और सिंगल भी लिखेंगे तो स्मॉल एम से लिखना है, अगर साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो। सेकंड स्मॉल एस से डिनोट करना। और ये याद रखो प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते, केजीज, मीटर्स, न्यूटन्स, ऐसा प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक है, एस नहीं लगाना है, और कोई पंक्चुएशन नहीं। और रूल है वो बता, फिर से बोल रहा है ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो है और ये जस्ट बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी है फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो से हम कम ही रखेंगे, जहाँ तक चांस है 1 घंटे के कम ही रखेंगे। कितने रूल हो गए थे, 4-5 रूल हो गए आगे। तो आप लोगों ने गैप में देखना है, ये एक ही वीडियो, बाद में इतने बड़े वीडियो नहीं डालेंगे अपन, सिर्फ फर्स्ट है तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी है, और हम बीच में इसको ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे, ये टॉपिक पूरा खत्म कर लेते। हम नेक्स्ट टूल देखो, 6th वाला है समझो, ठीक है। अब देखो जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं अपन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते यूनिट को, आपको उसको एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा सिंगल रेशियो के फॉर्म में। तो आप ऐसे लिखेंगे मीटर पर, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन का यूनिट बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे उसको नहीं लिख सकते, वेलोसिटी का यूनिट ये और टाइम का यूनिट ये, तो आप ऐसा ही रखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसको सेकेंड को नीचे करना है, एज अ सिंगल रेशियो लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो मीटर, ये s अपॉन में है, डिनोमिनेटर में ऊपर लेके जाएंगे तो उसको लिखेंगे -2, ठीक है। पर बीच में या तो ऐसे हाइपन दो, एक लाइन दे दो, या फिर गैप रखो, ये दोनों चलेंगे, ऐसे गैप रखना पड़ेगा। अपॉन की जगह ऐसा लिख रहे हैं -2 +2 था, ऊपर ले गए, लॉज ऑफ इंडाइसेस -2, ये चल जाएंगे। ये दूसरा रूल है, ये 7th वाला रूल है, समझो ये बात। अब अगर आप ऐसा लिखेंगे मीटर s⁻² चिपका के, तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये प्रीफिक्स बन जाएगा फिर, यानी जैसे हम लिखते ना मिलीमीटर, तो ये मिली, ये मीटर, तो मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻³ अगर आपको याद होगा तो, और ये यूनिट है मीटर, तो ये प्रीफिक्स है, एक वैल्यू बता रहा। तो अगर आप दोनों ने इनको चिपका दिया तो कोई इसको पढ़ेगा मिली सेकेंड इन रेज़ टू -2, तो ये यूनिट गलत हो जाएगा, ये प्रीफिक्स बन जाएगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में गैप रखो या हाइपन दे दो, ऐसी लाइन दे दो या गैप रखो, पता चलना चाहिए दोनों अलग अलग है, जोड़ के नहीं लिखना। जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम देखो। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये पढ़ा है आप लोगों ने 10 मिलीमीटर,
तो इसको जोड़ के लिखा है हमने mm, तो हम इसको अच्छा सेकंड के फॉर्म में लिख देते, टाइम लिख रहे सब, मिली सेकंड, लेंथ mm मिक्स हो जाएगा इसलिए मिली सेकंड कर दिया, मिली सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये है 10⁻³ और ये सेकंड वैसे ही रहेगा। तो अगर आपने जोड़ के लिखा तो ये प्रीफिक्स बन जाएगा, सो स्मॉल m स्टैंड्स फॉर 10⁻³ जबकि यहाँ स्मॉल m प्रीफिक्स नहीं है, ये यूनिट है मीटर और ये s⁻², इसीलिए जोड़ के नहीं लिखना। अगर ऐसा लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसा या ऐसा लिखना है तो या तो हाइफन देना ये लाइन या फिर दोनों में गैप दिखनी चाहिए क्लियर। अगर आपने जोड़ के रख दिया तो ये मिली बन जाएगा, मीटर नहीं रहेगा वैसे। तो ऐसे और भी हो सकता है जैसे 10 माइक्रोसेकंड, तो माइक्रो ये याद रखना 10 मिक्स हो जाएगा, इसे नंबर बदल देते 5 रख लेते, कन्वर्ट करना है सब लोग तो ये 5 वैसे ही माइक्रो है तो माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁶ सेकंड, 5 नैनो सेकंड, n फॉर नैनो, तो ये हो जाएगा 5 कन्वर्शन 10⁻⁹ सेकंड, ये ऐसे रहेगा, देख लीजिए। तो ये याद रखना, यूनिट को आप ऐसे नहीं रख सकते, आपको एक रेशियो बना के लिखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर या तो हाइफन देना या गैप देना, जोड़ के लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रीफिक्स यानी एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा, 5 वैसे, सेकंड वैसे, ये m स्टैंड फॉर 10⁻⁻3, जैसे किलोग्राम याद है 7 किलोग्राम, तो k जो है वो प्रीफिक्स है तो इट स्टैंड फॉर 10⁻³ ग्राम, k स्टैंड फॉर 10⁻3, तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया वैसे। तो इनको जोड़ के नहीं लिखना है, गैप देना या हाइफन देना, तो इसको ऊपर लिख रहे हैं -2 चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गैप देना भूलना नहीं, ऐसे लिखेंगे तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? प्रीफिक्स का रूल याद रखो, दो प्रीफिक्स एक साथ में नहीं दे सकते, जैसे ये 6 और ये 3 मिला के क्या हो रहा है 9, तो कोई बोलेगा सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, मिली माइक्रो सेकंड, तो मिली यानी 10⁻⁻3, माइक्रो यानी 10⁻⁶, तो आप ऐसा लिख सकते क्या, इन दोनों को हटा के -9 चलता, पर ये अगर ऐसे दो प्रीफिक्स दिए तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो दो प्रीफिक्स आप लोग नहीं दे सकते, तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक और रूल बताता, देख लो, ये किसी भी यूनिट को, जैसे जस्ट रफ यूनिट ले रहे हैं, जूल पर केजी केल्विन, तीन अलग अलग है, जूल केजी केल्विन, जूल केजी केल्विन, यानी एक को हमने पूरा लिखा है, बाकी को हमने सिंबल लिखा है, ऐसा नहीं चलेगा, या तो पूरे सिंबल लिखो या पूरे यूनिट लिखो, ऐसा मिक्स में नहीं चलेगा। तो यहाँ सिंबल ही है सबका तो चल जाएगा, ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं, यहाँ स्मॉल जैसे वो पहला वाला रूल जो था वो अप्लाई किया। तो ये कुछ रूल्स है, ये प्रीफिक्स वाला लॉजिक याद रखना, और ये प्रीफिक्स की वैल्यूज भी याद रखना, मिली, माइक्रो, नैनो, ध्यान रखो। जुड़ा हुआ है तो m हटाएंगे तो 10⁻⁻3, म्यू हटाएंगे 10⁻�6, n हटाएंगे 10⁻⁹, k हटाएंगे 10⁻3, वो बाद में लिस्ट मैथमेटिक्स में देखेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स हटाए तो क्या वैल्यू लिख सकते हैं, वो बताऊंगा बाद में, पहले इतना देख लो। तो ये थे कुछ रूल्स जो हमको ध्यान रखने हैं व्हाइल राइटिंग अ यूनिट, यूनिट लिखते समय ये कुछ रूल्स याद रखो। बेटा फिर से बोल रहा, थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया, ठीक है, तो आप लोगों ने पार्ट में ये देख लेना है एक वीडियो, बस बाद में तो मैं छोटी छोटी वीडियो डालूंगा 1 घंटे से कम होगा, यानी 45 to 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर समझा, ठीक है। तो ये पूरा एक ही जैसा चल रहा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हमने वही पढ़ा है पूरे इस वीडियो में, यूनिट और मेजरमेंट क्या है। आगे वाले क्वांटिटीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बेटा। ये थोड़ा सा लेंथी है वीडियो, मैं भी मानता ही ये लेंथी है, पर आप लोगों ने थोड़ा सा गैप से देखना है, फिर मैं बाद में जो वीडियोस डालूंगा वो शॉर्ट ही डालूंगा, तो जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ वैसे वैसे देखते जाना, जो होमवर्क बोलूँ वो होमवर्क सेंड करते जाना है। ग्रुप में आप नहीं डाल सकेंगे, ग्रुप में मैंने एडमिन के लिए रखा है, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे फिर से जस्ट बता देता हूँ, ये चैप्टर में क्या पढ़े, ये बॉक्स का मास है 10 kg, तो हम इस यूनिट के बारे में पढ़े, कैसे लिखना है, क्या क्या यूनिट है क्या नहीं है,
और ये नंबर था, तो ये नंबर बता रहा कि द गिवन मास इज 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड 1 kg। सिंपल एग्जांपल और ये बता सकते, जैसे दूध वाला आया हमारे घर, उसके पास ऐसे माप रहते हैं जिस पे लिखा है समझो 1 लीटर, पर हमको चाहिए 5 लीटर, हमको चाहिए 5 लीटर दूध। तो अभी यूनिट के बारे में पढ़ा है, यूनिट कैसे लिखना है, क्या करना है, और स्टार्टिंग में कौन से यूनिट है, कौन से क्वांटिटीज है, ये लीटर क्वांटिटी है, मास क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आपको 5 लीटर दूध चाहिए पर सामने वाले के पास 1 लीटर का ही है, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि भैया आज दूध नहीं देता, आपको 5 लीटर चाहिए और मेरे पास खाली 1 लीटर वाले मेजरिंग जार है। नहीं, वो उसी मेजरिंग जार को कितनी बार यूज करेगा, 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और एक 5 बार, 5 बार डालेंगे तो 5 लीटर हो गया। तो 5 लीटर का मतलब ये होता गिवन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है दूध का, इट इज 5 टाइम्स द स्टैंडर्ड 1 लीटर। 1 लीटर को अगर आप 5 बार लेंगे तो आपका 5 लीटर हो जाएगा, वही था बेसिक। तो अभी बेसिक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है, यूनिट कैसे लिखना, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा, क्वांटिटीज कौन से है, वही हमने ये वीडियो में देखा है। तो एक बार आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देख लेना है, जो नोट्स बनाने के लिए बोला है वो बना लेना, टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, और ये वीडियो बेटा हाफ ऑफ करके देखना। इसके बाद वाले छोटे वीडियो रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डिफिकल्टी नहीं तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल दो, या शाम को 6 से 8 के बीच में आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का।